डेवलपर ने अच्छी कोडिंग करी है, सर्किट ब्रेकर लगाया, तो क्या होगा? फॉलबैक चले आएगा कि भाई सर्विस नॉट अवेलेबल, यहाँ पर आ जाएगा फॉलबैक, जो भी फॉलबैक। तो इसका एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता दूँ। हमें रेजिलियंस की बात समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम इसको और स्ट्रक्चर से देखते हैं। नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से चल रही होती है? एक हार्डवेयर पर हम आते हैं, इस हार्डवेयर पे हम मजीद लेयर्स बनाते हैं, मतलब एक हमारी पूरा ये चीज़ें बनाना। सबसे पहले मुझे, अगर आपने कोई कोड बेस लिखा है फास्ट एपीआई पे, तो फास्ट एपीआई में जो आपने कोड बेस लिखा है वो दूसरे डेवलपर को आप देंगे तो आप क्या क्या चीज़ें देंगे जो वो चला ले? सिर्फ आप कोड देंगे, गिटहब का लिंक देंगे, वो क्लोन करेगा और उसके बाद कोड चल जाएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना कोड, आपके पास सही चल रहा है, आपने किसी फेलो को दिया या अपने कोलिग को दिया, उसके पास नहीं चल रहा, फिर आपने कनेक्ट करा, फिर चलवाया? ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो सबका सिमिलर है। हार्डवेयर में क्या है? रैम है, सीपीयू है, जीपीयू है, नेटवर्क है, और क्या क्या है? एसएसडी है। ठीक है, हमने क्या करा? हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारा, ओएस होगा। ओएस के ऊपर क्या चीज होती है? टूल्स, डिपेंडेंसीज, सॉफ्टवेयर्स। ये क्या होगा? ठीक है, हमारे पास अभी क्या है? कॉमनली हार्डवेयर है, हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का। टूल क्या है? पाइथन इंस्टॉल कर ली, या जो मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, सब मैंने एक ही साथ लिख दिया। फिर वापस सेकंड नंबर पे क्या चीज़ आ गई? वो है कोड बेस। कोड बेस मतलब जो भी आपने कोड मुझे दिया। अब कॉमनली जब भी कोई दूसरा डेवलपर आता है, सपोज कर लें ये किसी मोहसिन का कंप्यूटर था, ठीक है, उनके कंप्यूटर में क्या था? मतलब हार्डवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, टूल्स एंड डिपेंडेंसी मोहसिन इंस्टॉल करी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना कोड बेस लिख दिया जो अब उनकी कंप्यूटर पर। अब मोहसिन ने क्या करा? अब एक और बंदा है, उसके पास भी एक सिस्टम है, इसका नाम बिलाल है। बिलाल के पास भी क्या है? हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स एंड डिपेंडेंसीज है। कुछ मोहसिन ने बताया भाई ये वाला कोड बेस आप यूज़ कर लो। बिलाल ने क्या करा? कोड बेस लिया, चलाया। बिलाल के पास ये कोड बेस चला और क्या हुआ? एरर आ गया। वो क्या करेगा? सेम कोड बेस है ना, उसने मोहसिन को कॉल लगाई कि भाई एरर आ गया, कोड नहीं चल रहा। फिर क्या हुआ? मोहसिन ने कनेक्ट करा, उसने देखा है डिपेंडेंसी का वर्जन जो है गलत है, या कोई टूल का पाइथन जो है 3.5 करनी थी 11 कर ली। तो छोटे छोटे माइनर से इश्यूज थे, वो सही करवाए और कोड चल गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब मुझे बताएं, अभी बिलाल और मोहसिन तक तो ये बात सही है। जब ये कोड एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन पे जाएगा, तो वो कहाँ पर जाएगा? किसी रिमोट सिस्टम में, जिसको हम बोलेंगे क्लाउड। क्लाउड पे जाएगा। तो जो हमारा क्लाउड का सिस्टम होगा वो भी इसी तरीके से सिस्टम होगा। वहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स है, डिपेंडेंसीज है, फिर ये कोड बेस हम लाएंगे। जब हम क्लाउड के ऊपर कोड बेस लाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? कोड बेस पर क्या प्रॉब्लम आएगी? मोहसिन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोड जब भी चलाते कोई इशू आता था, तो मोहसिन आता था, वो सही कर देता था। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई माइनर चीज़ आगे पीछे होती थी, फिर मैनुअल एफर्ट्स करी में हमने हो जाती थी कोई चीज़ आगे, और फिर ये चल जाता था। अब मुझे ये बताइए, जब क्लाउड पे हमने बिलाल और मोहसिन तक तो बात सही थी कि मोहसिन को हम कॉल करते थे, वो आ जाते थे और वो चला देते थे। क्लाउड के केस में क्या होता है? अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, मुझे बताएं, सर्वर के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन चल रही है कहीं पर भी, उसमें हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स एंड डिपेंडेंसीज है, कोड बेस है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है? क्या है एक और चीज़ बताएं?
ये लिख तो दिया SSD, ये तो हार्डवेयर हो गया ना, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टूल्स हो गए, कोड बेस हो गया, इसके ऊपर क्या है और क्या हो सकता है एडिशनल, इसके ऊपर क्या लेयर होती है। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, जब ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ था तो बैकग्राउंड में क्या वर्किंग हुई थी, क्या हुआ था हार्डवेयर लेवल पे, स्टैक ओपन हुआ था। अगर 10 लोगों ने फंक्शन कॉल करा, कितने स्टैक ओपन हुए, 10 स्टैक ओपन हुए। जितने लोग आएंगे, स्पेस मतलब मेमोरी, सपोज करें मेरे पास यहाँ पर रैम 16 MB है और स्टैक मतलब हो गया, तो मेमोरी हमने बना दी यहाँ पे सेशन, मतलब सेशन हो गया, मेमोरी मतलब सेशन हो गया। ये जो सेशन यहाँ पर आ रहा है, जितने यूजर होंगे उतने सेशन होंगे या एक ही सेशन होगा, जितने यूजर उतने सेशन, उतने स्टैक ओपन होंगे। तो सपोज करें हमारे हार्डवेयर के पास, हमारे हार्डवेयर के पास 16 MB रैम है, 4 MB हम हार्डवेयर के अपने काम के लिए रख लेते हैं, हर एक सेशन 1 MB रैम लेता है। अभी हम इमेजिन कर रहे हैं टोटल कितने सेशन हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 12। अगर 12 से ज्यादा हो तो क्या होगा, तो हमारे पास एक वर्ड आएगा स्केलेबिलिटी या स्केल। क्या वर्ड आएगा, स्केल क्या होता है, बढ़ाना या कम करना। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 16 लोग आ गए, 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब सेम हार्डवेयर में 12 MB रैम और 16 MB रैम है, 16 की हम 32 कर लेंगे, बढ़ा लेंगे रैम, जिसको बोलेंगे वर्टिकल, सेम सिस्टम को स्केल करना। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही एक और सिस्टम बराबर में खड़ा कर देना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 12 लोग आए, ये फुल हो गया, 12 लोगों के आने से ये फुल हो गया। अब बाकी लोगों को हमें वाले सर्वर पर भेजना पड़ेगा। जब ये फुल हो जाएगा, हमें एक और सेम तरह का सर्वर बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ भेजना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, इस वाले सर्वर में हुआ क्या था, 12 लोग आ गए थे, फुल हो गया था। फुल मतलब अगर दूसरा सर्वर नहीं होता तो क्या होता, यूजर के साथ आने वाले वेट करना पड़ता, काम मतलब आता ही नहीं यूजर, थ्रोट हो जाता मतलब, लेकिन पहुंच नहीं पाता, कोई ना कोई मसाइल शुरू हो जाते। फॉल बैक ने हमें क्या सिखाया था, फॉल बैक का रूल क्या था, अच्छा फॉल्ट टॉलरेंस का रूल था, सॉरी क्या रूल था फॉल्ट टॉलरेंस का, मतलब प्रॉब्लम आई है लेकिन यूजर को नहीं बताना। हमने क्या करा, ये फुल हो गया, यूजर को क्या भेजते हैं यहाँ पर, यूजर को पता लगा कि बैकग्राउंड पे सर्वर चेंज हो गया, इस बात से लेना देना यूजर के लिए हाइड है, मास्किंग है, ये है फॉल्ट टॉलरेंस। हमने क्या फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव हमने कैसे करा, स्केलेबिलिटी के थ्रू। हमने एक ही सर्वर के या तो वर्टिकल स्केल कर दिया या तो हमने हॉरिजॉन्टल स्केल कर दिया। वर्टिकल स्केल तो अलग चीज हो गई, हॉरिजॉन्टल स्केल मतलब जैसे एक और बना दे, जैसे एक और बना दे। और हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पे जब वहाँ पे यूजर आया तो यूजर को हमने किस तरीके से ड्राइव करा, हमने एक बनाया लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम क्या था, लोड बैलेंसर का काम था ये देखना कि किसके पास यूजर को भेजना है, कहाँ पर यूजर जा रहा है। मतलब यूजर ने किसको, यूजर ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट आई लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर देख रहा है कि भाई यहाँ भेजना है, ये फुल हो गया तो कहाँ भेजूँ, सेकंड वाले पे भेजूँ, ये फुल हो गया तो थर्ड वाले पे भेजूँ। यूजर के लिए ये चीज हाइड है या यूजर के लिए शो हो रही है, यूजर को पता है मैं क्या करूँ, ये है फॉल्ट टॉलरेंस। ये हमने लोड बैलेंसर लगाया और एक ही सर्वर के मल्टीपल सर्वर बना दिए। ये जो हमने एक ही सर्वर के मल्टीपल सर्वर बनाए, ये है रेप्लिकेशन। क्या है मतलब रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिका। रेप्लिका हम बोलते हैं एक ही जैसी दूसरी कॉपी बनाना, उसी की जैसी तीसरी कॉपी बनाना, उसी की जैसी चौथी कॉपी बनाना। और ये जो हमने रेप्लिकेशन में अचीव करा है, इसको हम बोलेंगे हाई अवेलेबिलिटी। क्या बोलेंगे, हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एक ही चीज के आपके पास ज्यादा लोग हैं, क्लास में 3 टीचर है, हाई अवेलेबिलिटी। एक टीचर बीमार हो जाए, एक टीचर को मसला हो जाए तो एक टीचर फिर भी आएगा, मतलब अवेलेबिलिटी हाई है। हाई अवेलेबिलिटी में मिनिमम 3 होते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं, 2 को ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं ना हाई अवेलेबिलिटी, 3 को तो कर भी सकते हैं। तो होता क्या, समटाइम 2 लोग नहीं आ रहे तो वो तो गया। तो हाई अवेलेबिलिटी ने किस चीज को पावर दी, फॉल्ट टॉलरेंस को। क्यों पावर दी, क्योंकि यूजर जब आया
तो उसमें क्या हुआ, लोड बैलेंसर ने देखा यहाँ फुल हो गया, यहाँ भेजो, यहाँ फुल हो गया, यहाँ भेजो, यहाँ फुल हो गया, यहाँ। लेकिन मुझे ये बताएं, अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम डिस्कस करी थी हमने कि जब भी हम कोड बेस चलाते थे क्या होता था? कोड बेस में एरर क्यों आता था? क्योंकि या टूल डिपेंडेंसी या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई चीज आगे पीछे करनी होती थी, हम किसको बुलाते थे? बार बार मोहसिन को बुलाते थे और वो सही कर देता था। अब क्लाउड पे जब हमने एक सर्वर बनाया, हमने किसको बुलाया था? मोहसिन को। क्यों बुलाया था? कोड बेस में जब भी चलाओ मसला आ जाता था। अब हमने जैसी रेप्लिकेशन बनाना शुरू करी दूसरा, तो किसको बुलाना पड़ा? फिर यहाँ किसको बुलाना पड़ा? बार बार हमने सेम बंदे को बुलाना, मतलब सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करना। अब प्रॉब्लम क्या है? लोड बैलेंसर का काम तो फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब ये तो आर्किटेक्चर हमारा फॉलो कर रहा था, फॉल्ट टॉलरेंस अप्रोच को फॉलो कर रहा था। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब यूजर से हाइड करना है, मोहसिन बुलाने में टाइम लगेगा, मतलब कोई ह्यूमन को आने में टाइम लगेगा, कोई मैनुअल चीज करने में टाइम लगेगा। तो लोड बैलेंसर के पास तो सर्वर होगा नहीं, ना दूसरा ना तीसरा। ये तो जब हमें पता लगेगा लोग फुल हो गया तो हम अगली बार की नहीं बना के रख लिए, उस टाइम तो होगा ही नहीं। तो ये जो स्केलिंगबिलिटी है, इसको हमें क्या करना है? ऑटो रखना है। इसको हम बोलेंगे ऑटो स्केलिंग, मतलब स्केलिंग खुद हो। क्या बोलेंगे हम? ऑटो स्केलिंग मतलब स्केलिंग जो है खुद हो, खुद 1 से 2, 2 से 3 हो, इसका कोई प्रोग्राम लिखा हो जो खुद ही से रेप्लिकेशंस क्रिएट करे, रेप्लिका बनाए। लेकिन अब आप एक सवाल करेंगे, आप बोलेंगे काम करो ना, क्यों इतनी मेहनत की जरूरत है और हर बार मोहसिन भाई को बुलाने की जरूरत है? एक काम करो, आप क्या करो, आप एक ही साथ 3 सर्वर बना दो। एक ही बार मोहसिन भाई को बुलाओ, 3 सर्वर बनाओ, छुट्टी। क्या ये सही तरीका है? कितने लोग कह रहे हैं ये सही तरीका है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत तरीका? रीजन, क्योंकि जो हार्डवेयर है इसकी एक कॉस्ट है, इसकी एक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, इसकी मेंटेनेंस है। तो अगर मेरे पास टोटल लोग 2 हैं, एक सर्वर में कैपेसिटी 12 की है, तो मैं क्यों 3 सर्वर लगाऊं? क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को दूं? लोग ही 2 हैं, मुझे 3 सर्वर की जरूरत जब पड़े, जब मेरे पास एटलीस्ट इतने लोग हो जो एटलीस्ट 3 सर्वर में चाहिए, या एटलीस्ट 2 सर्वर के बराबर हो, फिर मैं बोलूँ एक एडिशनल रखा हो, चलो समझ में आता है। अगर लोग ही 2 हो तो 3 तो समझ नहीं आता। तो इसीलिए स्केलिंग मुझे ऑटो रखनी पड़ेगी। जब मेरे पास 30 लोग आए या 40 लोग आए तो मैंने 3 सर्वर रखे, जब मेरे पास 2 लोग आए तो मैंने 2 सर्वर को बंद भी करना है, ये 2 सर्वर को खत्म भी करना है, डिलीट करना है। कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि जैसे हम रेप्लिकेशन बनाते हैं तो हमारे मोहसिन भाई की जरूरत पड़ जाती है। तो ये हमारे लिए भी कॉम्प्लेक्स हो गई, फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करना। अब हम आगे आते हैं, हम बोलते हैं एक काम करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, वाली पूरी लेयर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये तो हार्डवेयर तो चले अपनी जगह हार्डवेयर है, सेशन को भी हटा देते हैं, हम सिर्फ कोड की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें, टूल एंड डिपेंडेंसी चाहिए, कोड बेस चाहिए, यही तीनों चीजें चाहिए टोटल। यही तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में सपोज करना दरख्त उगते हैं, जो पाकिस्तान के नेटिव दरख्त होते हैं, जो पाकिस्तान में ही हो गए, वो हमारी जमीन के हिसाब से सेट होते हैं, जमीन उसके हिसाब से फर्टिलाइज है, वो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी वेदर एनवायरनमेंट के हिसाब से सही होते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम कोई दरख्त अमेरिका से इंपोर्ट करें, वो पाकिस्तान में आए, यहाँ की जमीन पे लगाए, क्या लाजमी 100% गारंटी है सेम जैसे वहाँ ग्रो कर रहा था वैसे यहाँ ग्रो करेगा? हो सकता है उसको वैसा एनवायरनमेंट ना मिले और उसको एनवायरनमेंट देने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़े। यही काम आपके कोड बेस के साथ होता था, क्योंकि कोड बेस बना किसी कंप्यूटर में था, मोहसिन भाई के, तो उनके कंप्यूटर के हिसाब से सब चीजें सही थी, लेकिन जैसे किसी और के पास जाता था मसला शुरू हो जाता था, फिर उनको भी चीजें उसके हिसाब से सेट करनी पड़ती थी। हो सकता है टूल्स एंड डिपेंडेंसी डॉक्यूमेंट ना हो, क्या टूल चाहिए, क्या डिपेंडेंसी चाहिए, क्या वर्जन पता ही ना हो किसी को, या कहीं लिखी भी ना हो, तो हर बार सेम मिस्टेक बार बार हो रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमने सोल्यूशन के लिए हमने एक काम करते हैं, जब अमेरिका की जमीन से दरख्त ला रहे हैं तो उसके साथ उसकी मिट्टी भी ले आते हैं, वहाँ के जो हवा का एनवायरनमेंट और चीजें हैं उसको भी वहाँ से नोट करके लेके आ जाते हैं, यहाँ पे सेम एनवायरनमेंट उसको दे देते हैं, तो शायद इशू नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर नेटिव दरख्त नेटिव जमीन पर है तो सही है, लेकिन वो अगर जैसे अपनी नॉन नेटिव जगह पे जा रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यही हमारे कोड बेस द्वारा नॉन नेटिव पे जा रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो कोड बेस अभी नेटिव किसका है?
मोहसिन भाई के लैपटॉप का, बाकी जगहों का नेटिव नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी। उस स्ट्रेटेजी में क्या करा, हमने कहा कोड बेस के अलावा टूल्स एंड डिपेंडेंसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कटिंग एज पार्ट है। कटिंग एज पार्ट मतलब जितनी जरूरत है, लिमिटेड। ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, तीनों चीजों को एक ही एंटिटी में बंद कर देते हैं। जिस तरीके से मैं मोबाइल से अपनी पिक क्लिक करता हूँ आप लोगों को, तो मेरी इमेज में क्या आएगा, आप सब लोग आएंगे, पीछे बैठे मैं आगे बैठे मैं, सारी लेयर्स आएंगे, पूरा मार के आएगा, ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इस एनवायरनमेंट को, इस लेयर्स को बर्न कर दिया किसने, एक इमेज में। तो इमेज का मतलब सिर्फ फोटो नहीं होता, फाइल्स भी इमेज बनती है। फाइल्स की इमेज कैसे बनती है, सारा डेटा बर्न कर दो एक सिंगल इमेज। तो हमने क्या करा, हमने कोड बेस, टूल्स एंड डिपेंडेंसी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें बंद कर दिया, सिंगल इमेज में। और ये इमेज हमारे पास क्या है, ये कोई चलता हुआ कंटेनर है या ये सिर्फ एक डेटा है, ये एक सिर्फ डेटा है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये चल नहीं रहा है। इसमें क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, टूल्स एंड डिपेंडेंसी, कोड बेस, ये चल थोड़ी रहा है, ये तो सिर्फ एक डेटा है। जैसे कोड बेस डेटा था, कोड था, इस तरह ये डेटा। हमने अपने सिस्टम को दो चीजों में ब्रेक करा, एक हमने बनाया इमेज स्पेक, दूसरा हमने बनाया रन टाइम स्पेक। रिपीट बताया हमने, क्या बताया, इमेज मतलब डेटा, रन टाइम स्पेक मतलब चलता हुआ सिस्टम। अभी हमने इमेज बना ली, इमेज का कुछ नाम रख देते हैं। नाम हमने रखा भी, ये हमने बनाई थी, सपोज करें चेकआउट की, नाम रखा 1.0.0। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ से एक और चीज ली, पहले हमारे ये सर्वर होता था, अब इस सर्वर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स एंड कोड बेस को मिटाया, और इन तीनों की जगह क्या चीज आ गई, एक सिंगल इमेज आ गई। इमेज का नाम क्या, चेकआउट, वर्जन 1.0.0। या ये जो अभी हमने बनाया है और ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है कंटेनर। क्या है ये हमारे पास कंटेनर है। ये कंटेनर किसकी मदद से बना है, इमेज की मदद से। अब इस कंटेनर में क्या है, हमारा वर्चुअल हार्डवेयर है जो कंटेनर में बना है, हमारा यूजर का सेशन जो यूजर चलाएंगे, और क्या है हमारी इमेज। अब ये जो इमेज है ये है इम्यूटेबल। क्या है ये, इम्यूटेबल। क्या है इमेज, मतलब इसको एडिट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, कि जैसी है वैसी रहेगी। अगर आप कोड में कोई चेंज करते हैं तो आपने दोबारा दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी। जितनी बार आप अपडेट करेंगे आपने हर बार इमेज बनानी पड़ेगी, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। इमेज की ये ब्यूटी है। इसका फायदा क्या हुआ, हमने एक कंटेनर बनाया, किससे बनाया, इमेज से। फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी रेप्लिकेशन की, हमने क्या करा, एक और कंटेनर बना दिया, सेम इमेज यूज करके, एक और कंटेनर बना दिया, सेम इमेज यूज करके। अब हमें जरूरत पड़ी किसी ह्यूमन की मैन्युफैक्चरिंग की, अब हमें मोहसिन भाई की जरूरत पड़ेगी। ये तो इमेज है, ये नेटिव इमेज है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल, डिपेंडेंसी कोड सब कुछ है, जहां पर भी जाएगी नेटिव होगा। तो जब हम इसको किसी ऑनलाइन एनवायरनमेंट पर जाएंगे, क्लाउड पे लेके जाएंगे, तो क्लाउड के हिसाब से क्या है, तो ये क्लाउड नेटिव होगा। क्लाउड नेटिव के लिए क्या होता है, क्लाउड नेटिव के कुछ टूल्स हैं, ये CNCF है, ये क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है। ये क्या करती है, क्लाउड नेटिव के सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है, उनमें वही स्टैंडर्ड हम फॉलो करें। वो स्टैंडर्ड क्या है कि आप नेटिव टूल्स को यूज करें, नेटिव अप्रोच को यूज करें, अपनी एप्लीकेशन को नेटिव तरीके से बिल्ड करें, डेवलप करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन जब किसी क्लाउड या सर्वर पर जाए तो वहां के हिसाब से नया ना हो, नॉन नेटिव ना हो, नेटिव हो। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लाउड नेटिव का। ये क्लाउड नेटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये इनमें से एक प्रोजेक्ट कुबरनेटिस का है जिसके ऊपर हम एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है किसका, क्लाउड नेटिव का। अब ये जो अभी हमने डायग्राम देखी है, ये चीज अभी फिलहाल किस टूल की मदद से अचीव होगी, इमेज स्पेक और कंटेनर स्पेक, मतलब इमेज स्पेक और रन टाइम स्पेक ये अचीव होंगे। क्या नाम है टूल का, क्या नाम है, डॉकर। डॉकर हमें कैपेबिलिटी देगा कि हम इससे इमेज बनाएं, इमेज मतलब मैं अपने कोड बेस की इमेज बनाऊं, और डॉकर मुझे कैपेबिलिटी देगा कि मैं बनी बनाई इमेज से कंटेनर चलाऊं। तो मेरे पास दो ऑप्शन हो रहे, या तो इमेज मैं खुद बनाऊंगा या मैं किसी की बनी बनाई यूज करूँ। दोनों केस में कंटेनर चलाने के लिए इमेज चाहिए, वो मर्जी में आप खुद बनाओ या बनी बनाई यूज करो। तो ये प्लेटफॉर्म है डॉकर हब का। इस डॉकर हब के प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ इमेजेस, जिस तरह हमारे पास npm JS के ऊपर npm की लाइब्रेरीज होती थी, पाई के ऊपर पाइथन की लाइब्रेरीज होती, इसी तरह डॉकर हब के ऊपर
यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड सर्च करा, देखिए हेलो वर्ल्ड की इमेज आ, ये इमेज है हेलो वर्ल्ड। इसको चलाने का तरीका क्या है, नीचे हम आते हैं, यहीं पर कमांड लिखिए, ये क्या कमांड है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। जब मैं अपने टर्मिनल पे आऊँगा तो सबसे पहली जो कमांड नॉर्मल फर्स्ट टाइम में चलाता हूँ वो मैं डॉकर वर्जन चलाऊंगा। इससे मुझे ये पता लगेगा डॉकर चल रहा है, डॉकर का क्लाइंट अलग है, सर्वर अलग है, डॉकर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब मैं चलाऊंगा कमांड डॉकर रन, डॉकर का मतलब यूटिलिटी जो इंस्टॉल करी हुई है, रन मतलब कंटेनर चलाओ, हेलो वर्ल्ड मतलब जो डॉकर हब के ऊपर हेलो वर्ल्ड की इमेज है, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, इमेज का नाम। हमारे पास हेलो वर्ल्ड क्या है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है हमारे पास, इमेज का नाम। तो जो भी आपकी इमेज होगी जो डॉकर हब पर रखी हुई, आप उसका यहाँ पे नाम देंगे। अगर आपने अपनी बनाई होगी तो आप अपनी जो भी इमेज बनाई है उसका नाम देंगे। जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा, ये क्या करेगी, ये डॉकर हब से इमेज को डाउनलोड करेगी और उसको चला देगी। लेकिन इस कमांड चलने का एक रूल है कि पहले इमेज का नाम लोकल पे देखती है, मेरे सिस्टम में देखिए। अगर मेरे सिस्टम में हुआ तो उसको चलाएगी, नहीं हुआ तो डॉकर हब पे जाएगी। इन केस पहले से डाउनलोड हो, इन केस मैंने अपनी प्राइवेट इमेज बनाई हो, डॉकर हब पे नहीं रखी हो, तो इसीलिए ये पहले लोकल पे चेक करती है। डॉकर की आपको सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रेपो में मिल जाएंगी। मैं github.com/terminal पे जाता हूँ। मेरी एक बहुत पुरानी रेपो बनी हुई है CNC डॉकर के नाम से। इसमें कोई 7 ईयर्स का वो कंटेंट रखा हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी डॉकर इमेजेस बनाने के लिए डॉकर फाइल्स रखवाई हुई हैं, तो इसी को मैंने अपडेट करा है। इसमें एक हैंड्स ऑन कमांड जर्नी के नाम से फाइल एड करी है। इसमें डॉकर की सारी कमांड्स हैं। तो आप लोग जब आज की क्लास के बाद खत्म होने के बाद जब घर जाएंगे तो आप एटलीस्ट डॉकर की जो डॉकर वर्जन की कमांड हो गई, इमेजेस मतलब डॉकर की इमेजेस को लिस्ट डाउन करना है कि कौन कितनी इमेजेस हैं। अगर मैं चलाऊंगा तो मेरे पास अभी इमेजेस हैं क्योंकि मेरे पास पहले से रखी हुई है। आपके केस में 0 आ रही होंगी, ये सारी इमेजेस आ रही हैं। इमेज को पुल करो, मतलब इमेज को डायरेक्ट डाउनलोड करो, डॉकर RMI इमेज को रिमूव करो। जब आप इमेज डाउनलोड करोगे डॉकर इमेजेस की कमांड से आप देख सकते हो कौन कौन सी इमेजेस हैं, उस इमेज का नाम ID सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो डॉकर RMI करके आप इमेज की ID बता के इमेज को डिलीट करवा सकते हो, इमेज को प्रोन कर सकते हो। प्रोन मतलब क्या होता है, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब जो ना यूज़ होने वाली, समटाइम क्या होता है 1000-2000 इमेज डाउनलोड हुई है, अब कौन सी इस्तेमाल हो रही है कौन सी नहीं पता ही नहीं है। प्रोन की कमांड से क्या होगा, जो किसी काम की इस्तेमाल नहीं हो रही वो डिलीट कर दें, हाउस कीपिंग कर दें। इसी तरह कंटेनर अलग है, कंटेनर की PS की कमांड है, ये क्या करेगी, कंटेनर शो करेगी। कंटेनर की 2 स्टेट होती हैं, या तो वो रनिंग है या तो वो शटडाउन है, मतलब एग्जिट है। तो डॉकर PS दिखाएगा रनिंग वाले और डॉकर PS माइनस ये दिखाएगा सार है, चाहे वो एग्जिट हो या शटडाउन हो। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड अभी हमने देखी। इस डॉकर रन के दरमियान में हम मजीद एडिशनल चीज़ें भी लिख सकते हैं। ये इमेज का नाम है, ये मजीद एडिशनल चीज़ है। तो ये आप सब चीज़ें को ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक जो डॉकर ने हमें दी हुई होती है, और अमीन भाई ने अभी आपको डॉकर रन हेलो वर्ल्ड भी कराया, सही है। तो वो क्या थी, डॉकर की तरफ से दी हुई आपकी एक इमेज थी। एक इमेज वो होती है जो आप खुद अपने प्रोजेक्ट की करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसकी इमेज तो डॉकर के पास नहीं होगी, वो तो हमें ही क्रिएट करनी पड़ेगी। इमेज का मतलब क्या होता है, तस्वीर, एक स्नैपशॉट। जैसे अमीन मैंने कहा कि भाई इमेज में होता है डाटा, तो मैं इस प्रोजेक्ट को व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाके आपको इसका गेटअप दे दूंगा। गेटअप का URL आपने क्या करना है, सिंपल वो ऊपर कॉर्नर पे कोड का बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करना है और इसको करना है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी। ऑफ कोर्स सबको पता है। या तो आप खुद से यहाँ पे देख ले कि भाई अपनी इमेज बनाने के लिए कहाँ से शुरू होगा, जो कि ये है। अमीन भाई ने साफ साफ हेडिंग्स में लिखा हुआ भी है, नहीं से ना भाई ने डॉकर फाइल एग्जांपल फास्ट API प्लस UV। फास्ट API हम यूज कर रहे हैं, UV एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस डॉकर फाइल को नॉट कि भाई कॉपी किया पेस्ट किया, चल रहा है चलिए, नहीं चल रहा नहीं चल रहा। आपने इसको क्या करना है, सुकून से आके इसको देखना है और अपने प्रोजेक्ट की, जो आपने मेरा प्रोजेक्ट क्लोन किया था उसकी आपने क्या बनानी है, एक इमेज बनानी है। क्या बनानी है, इमेज यानी तस्वीर, एक स्नैपशॉट बनाना है। तो अभी आपने कितने काम किए, 2। सबसे पहले मेरी रेपो को क्लोन किया, मेरे प्रोजेक्ट में आपने आके उसको पेस्ट कर दिया। सिंपल 2 काम।
इमेज बन गई। इमेज क्या होता है? दर हकीकत में इमेज से मैं बात कर सकता हूं, यस और नो? सोच के बताओ। कंटेनर का यहाँ पे वही रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का था। क्लास ब्लूप्रिंट होता है, इमेज भी क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है। यानी दर हकीकत में दोनों की एग्जिस्टेंस सिर्फ तसल्ली के लिए है, सॉरी तसल्ली के लिए नहीं, एक एग्जिस्टिंग एक चीज हम आगे जाके क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक क्लास है, ऑफ कोर्स वो एक ब्लूप्रिंट है, एक किसी भी चीज का नक्शा है, वो दर हकीकत में कोई भी चीज नहीं है। जैसे एक रेसिपी बुक, अगर उसमें एक बिरयानी की तस्वीर बनी हुई है ना, तो दर हकीकत में बिरयानी नहीं है वो। में जान फूकने के लिए उसमें उसको दर हकीकत में एग्जिस्टेंस देने के लिए हम क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरह इमेज होता है एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को दर हकीकत यानी इमेज को दर हकीकत में हमें चलाने के लिए, उसमें जान फूकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इमेज का कंटेनर बनता है। इमेज का क्या बनता है? कंटेनर बनता है। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज का कंटेनर बनता है। तो वो कंटेनर की कमांड्स भी यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले आपकी कमांड प्रोजेक्ट की इमेज बनेगी, इमेज के बाद क्या होगा? आपका कंटेनर।